ओके डन। वेल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले बहुत सारी तारीफ़ अल्लाह पाक की, बहुत सारे दरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और बहुत सारी तारीफ़ें सब नेक लोगों के लिए। आई एम सो हैप्पी। आज मेरे साथ मेरे स्टूडेंट मोहम्मद खिज़र ख़ान सिटी लाहौर से, और इनको बेल्जियम का वीज़ा ग्रांट हुआ। VUB यूनिवर्सिटी है इनकी, स्ट्रेट है, बड़ा डिफरेंट सा यूनिक सा केस है। सारी हिस्ट्री, सारी अप्स एंड सारे डाउन्स, टफ़ जॉब हम सारे खिज़र से ख़ुद सुनेंगे। खिज़र बिल्कुल मैच्योर और मास्टर स्टडीज़ का स्टूडेंट्स हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुबारक आपको भी, आपके बाबा को भी, और आपके बाबा के दोस्त चाचू मामू को भी। इट वाज अ फर्स्ट मीटिंग जब उनके साथ हुई थी। खिज़र से ही सुनते हैं कैसे जर्नी रहा, क्या अप्स एंड कम डाउन। जी खिज़र प्लीज़। सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम। और मेरी जो जर्नी है ये एक शॉर्ट जर्नी आप इसे नहीं बोल सकते, इसे आप थोड़ी सी लॉन्ग जर्नी में कंसीडर कीजिएगा। ठीक है। उसमें यह है कि मेरी जो जर्नी स्टार्ट होती है लास्ट ईयर जनवरी से। उसमें ये था कि सबसे पहले मैंने आइल्स दिया, ठीक है। 2022 के एंड पे मैंने डिसाइड किया था कि मैं बाहर के लिए अप्लाई करूँगा, और उसके बाद मैंने आइल्स की तैयारी की जनवरी में। और उसके बाद मैं एक कंसल्टेंट के पास गया, उसका ऑब्वियसली मैं नाम नहीं यहाँ पे ले सकता, ठीक है। तो उनके पास मैं गया कनाडा के लिए, ठीक है। और वहाँ पे मेरी मास्टर्स की डिग्री ही थी, लेकिन उसमें ये हुआ कि पहला मेरा रिजेक्शन आ गया, और वो रिजेक्शन मुझे 1-1.5 माह के अंदर आ गया था। और जो दूसरा रिजेक्शन था, मैंने दोबारा रीअप्लाई किया, जो दूसरा रिजेक्शन था उसने 4 माह ले लिए। तो सब कुछ रैप अप करने में, क्योंकि ट्यूशन फी गई हुई थी, ब्लॉक अमाउंट गया हुआ था, सब कुछ कनाडा आपको पता है कि एडवांस में आपको करना पड़ता है। तो वापस आते आते ऑलमोस्ट मुझे 2024 का जनवरी हो गया, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसीजर था वो, और टाइम बहुत ज़्यादा था। तो उसके बाद फिर मैं एक तरह से बहुत हद तक डिमोटिवेट हो चुका था, ठीक है। मतलब मैं ये झूठ नहीं बोलूंगा कि नहीं टेंशन हुई, क्योंकि ऑब्वियसली जी शो जब फर्स्ट टाइम आए थे बहुत ही डिमोटिवेटेड थे, ऐसा था ना? जी ऐसे ही था। ठीक है, परेशान लगते थे। परेशान ऑब्वियसली, आपकी एक आप इतने टाइम से आप एक प्रोसेस में हैं, और आप अपनी तरफ से सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन आगे से उसे आपका रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आपको एक थोड़ा सा आप डिमोटिवेट होते हैं वहाँ पे। तो उसके बाद फिर मेरा ऐसे ही, मतलब मेरा कोई प्लान नहीं था फॉर द यूरोप। तो फिर मैं कराची जा रहा था, तो रास्ते में मुझे एक आदमी मिला, उसकी भी एक खुद की अपनी कंसल्टेंसी फर्म थी। तो उसने मुझे आइडिया दिया फॉर द जर्मनी। तो मैंने वापस आया मैं कराची से, मैंने जर्मनी भी थोड़ी सी रिसर्च की, पता चला कि वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स के जर्मनी के इस वक्त बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। तो फिर मेरा फाइनल हुआ हंगरी के लिए। तो मैंने अपने घर वालों से बात की, अपने फादर को मैंने बोला कि इस तरह मैंने हंगरी का सोचा हुआ है, तो कनाडा से कम पैसे लगेंगे, ठीक है। क्योंकि जब कनाडा से हमें रिफंड हुआ था, उसमें भी 5-6 लाख हो गया था, क्योंकि एक तो करेंसी डिवैल्यू हो गई थी, उसकी वजह से फिर यूनिवर्सिटी ने अपने काटे, बैंक ने वो सारे उन्होंने डिडक्ट किए। और उसके बाद फिर घर वालों ने कहा ओके। फिर मैं फर्स्ट टाइम मैंने अरसा कंसल्टेंसी का असल में सुना था। मेरे फादर के आगे से एक फ्रेंड थे, उनके बेटे स्पेन गए थे यहीं से आज से 2-3 साल पहले, मुझे उनका नाम नहीं याद, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उन्होंने कहा कि आप अरसा के पास चले जाएं, क्योंकि मेरा बेटा भी वहीं से गया था। तो हमने कहा ठीक है, हम चलते हैं। हमने डिसाइड किया कि हम चले जाते हैं। तो फिर फर्स्ट टाइम मैं अरसा पे जब आया था, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट शुरू में मुझे बहुत अजीब लग रहा था। क्योंकि जब आप एक किसी कंसल्टेंसी फर्म का सोचते हैं, तो आपको लगता है कि एक बड़ी सी बिल्डिंग होगी, होर्डिंग्स वगैरह लगी हुई होंगी, सब कुछ होगा। और यहाँ पे होर्डिंग्स वगैरह ऐसा वो नहीं थी, एक घर में सेटअप था छोटा सा। बिल्डिंग तो है, बिल्डिंग है, कोई पंफलेट, कोई फ्लैक्सेस, कुछ बोर्ड्स नहीं है, कुछ नहीं। मतलब मुझे 10-15 मिनट ढूंढने में सिर्फ लग गए थे, क्योंकि कोई बोर्ड नहीं था। मैं 2-3 दफा बिल्डिंग के सामने से गुजर के गया था। मुझे ये पता था कि जलाल सन्स के बिल्कुल साथ है, लेकिन कहाँ पे एग्जैक्ट मुझे नहीं लोकेशन पता थी। खैर मैं अपने फादर के साथ आया, सब कुछ हुआ। अप्रैल में हमारा मार्च के एंड पे हमने अपना प्रोसीजर स्टार्ट किया। अरसा ने बहुत हेल्प की मेरी, मैम। आप आए हंगरी के लिए थे? मैं आया हंगरी के लिए था, बट आई चेंज इट दैट वन। हाँ, वो इसलिए क्योंकि जब आपसे मेरी डिस्कशन हुई थी, तो आपने मुझे ये चीज़ बोली थी कि हंगरी अच्छी ऑप्शन है, लेकिन अगर आप दोनों का कंपैरिजन करें, हंगरी और बेल्जियम का, तो बेल्जियम की इस वक्त वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका वीज़े के चांसेस है 99.9% कि आपका वीज़ा लग जाएगा। मुझे एक पेन था, एक फील हुआ कि खिज़र के फादर, आपके मामू, स्पेशली यू, आप वहाँ बैठे थे। यस, काफ़ी लंबी सिटिंग रही, बाबा के काफ़ी क्वेश्चंस थे। तो मुझे लगा कि यार ये बड़ा साइलेंट हुआ, बड़ा दुख हुआ है, बड़ा परेशान है। उससे ज़्यादा मुझे एक चीज़ फील हुई, आप बहुत ही डिप्रेस्ड हुए थे।
ऐसा ही है ना? हाँ उस टाइम पे काफी ज्यादा हुआ था। खैर, हमने हंगरी की भी डिस्कस किया, सेकंड मीटिंग हुई, थर्ड मीटिंग हुई, फाइनल हम एक जगह आके रुक गए। जी, बेल्जियम के दैट लिए। इज बेल्जियम। या प्लान हो गया, प्रोग्राम, यूनिवर्सिटीज, फिर बताइए क्या था? एडमिशन हो गया, सब कुछ, जितने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी वो सारी, मैम नबीला आई थिंक उनसे मेरी बात हुई, व्हाट्सएप ग्रुप बना, सब कुछ, और बहुत जल्दी हुआ था, बहुत स्मूथ था। जाहिर सी बात है जब आप इतने ज्यादा केसेस कर रहे होते हैं तो 1-2 दिन का डिफरेंस आ जाता है, वो इतना बड़ा कोई डिफरेंस काउंट नहीं होता। तो व्हाट्सएप ग्रुप एक दिन में मेरा बन गया था। उसके बाद मैम नबीला ने जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, अच्छा इसमें मेरा एक जो प्लस पॉइंट था वो ये हुआ था कि मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो ऑलमोस्ट 90% पहले से रेडी थे, क्योंकि मैंने कनाडा के लिए पहले अप्लाई किया हुआ था। तो मेरे जितने भी फॉर एग्जांपल मोफा से हुए हुए थे, वो जितने भी सारे हुए हुए थे पहले से लीगलाइज सिर्फ करवाने थे, बाकी सारे मेरे पहले से टेस्ट हुए हुए थे। तो मेरा उस पर टाइम वेस्ट नहीं हुआ था। तो मेरा प्रोसीजर इस तरह बहुत जल्दी हुआ था। तो जितने डॉक्यूमेंट्स थे सारे मैंने वो डॉक्यूमेंट्स अपने प्रोवाइड किए उन्हें। 2 क्वेश्चन है जी श्योर। ऑफिस के बाहर से 2-3 चक्कर लगाए जी, ऑफिस के अंदर आने के बाद क्या हुआ? फील क्या कॉन्फिडेंस? बहुत अच्छा सब कुछ था, बहुत प्रोफेशनल था। सबसे बड़ी बात कि प्रोफेशनलिज्म थी इसमें। जो अरसा की मुझे सबसे अच्छी बात लगी है कि आप लोगों ने हर डिपार्टमेंट को एक, आप कह लें, एक सिस्टमेटिक बनाया हुआ है, ठीक है सारा। उसमें ये है कि अगर एक फॉर एग्जांपल वीजा फाइल के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट है, जो आपकी फाइनेंस देखता है उसका एक अलग से डिपार्टमेंट है, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट्स होते हैं, वो एक ही आदमी आपका केस संभाल रहा है तो वो सारी चीजें कर रहा होता है, तो वो इतना उसकी स्पेशलिटी हर चीज नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक अच्छी चीज है कि जैसे ही फॉर एग्जांपल मेरे जैसे फाइनेंस का मसला था तो व्हाट्सएप ग्रुप में फाइनेंस वाले मेरे साथ डील करते थे, ठीक है। अगर मेरा एसओपी का कोई इशू होता था तो वो एसओपी वाले करते थे। अगर कोई मेरा एडमिशन रिलेटेड होता था तो वो एडमिशन टीम जो थी वो करती थी। तो ये एक अच्छी चीज थी, बहुत प्रोफेशनल। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड हो गया? केस यार बोर्ड नहीं है, ऑफिस आ गए, मुलाकात 2-3 मीटिंग्स भी हो गई, फंड्स काफी ज्यादा यूज होने थे, हंगरी तो बैंक स्टेटमेंट के साथ था, ये फिर कनाडा वाला सेटअप आ गया, ओके, फिर डाउट, फिर आज तक ये सब कुछ तो हवा में रहता है, कल तक जब तक हमें पासपोर्ट नहीं मिला। कैसे फिर बिल्ड किया आपने आपको, खुद को क्यों मजबूत किया? अच्छा, उसकी 2 रीजंस हैं। पहली रीजन तो ये क्योंकि हमारे पास एक एक्सपीरियंस था कि पहले एक जा चुका है जानने वाला, ठीक है। तो ये एक पहली चीज थी कि मार्केटिंग की तरह की आप लोगों की हुई थी, ठीक है। और दूसरी चीज ये थी कि मैंने जब कुछ चीजें होती हैं जो आप नोट करते हैं, फॉर एग्जांपल जब पैसों की बात हुई तो बहुत सारे कंसल्टेंट्स इस तरह के होते हैं, वो कहते हैं आप हमें पैसे ट्रांसफर करें, हम आपके बिहाफ पे यूनिवर्सिटी को सब फॉरवर्ड करेंगे। तो वो एक चीज होती है कि जो आपको थोड़ा सा तंग करती है, आपके दिमाग में थोड़ा सा डाउट लेके आती है कि यार मैं आपको क्यों पैसे दूं, मैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के ब्लॉक अमाउंट अगर मैं दे रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को मैं क्यों नहीं पे कर रहा, या मैं फी डायरेक्ट नहीं कर रहा। तो एक तो ये प्लस पॉइंट था कि आप लोगों ने हमसे पैसे नहीं मांगे, आप लोगों ने डायरेक्ट हमें खाली जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपने फाइनेंशियल मैटर को बता दिया, जो यूनिवर्सिटी है वो उनको दो, एम्बेसी को दो, हमारी सर्विस आप हमें दो। हाँ जी। तो आपको ये 2-3 चीजें स्ट्रॉन्ग लगी कि यार ये कुछ करने वाले, ये ऑब्वियसली प्लस पॉइंट होता है कि कोई भी अगर आएगा इंसान उसके लिए प्लस पॉइंट होता है कि यार अगर पैसे जा भी रहे हैं, अगर मैं बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर रहा हूँ तो अगर कोई खुदा ना खासा मसला होता भी है तो बैंक रिस्पॉन्सिबल है और मैं उसे रिफंड करवा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं किसी एक पर्सनल आदमी को खुद आके फॉर एग्जांपल कैश में दे रहा हूँ या कर रहा हूँ तो वो उस आदमी को मुझे पता नहीं है। तो बैंक टू बैंक तो एक यूनिवर्सिटी का अपना खुद अकाउंट है, उसमें आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब बीच में मैं आपको एक चीज ऐड करूंगा, बीच में इस तरह भी हुआ था कि मेरे फादर थोड़ा सा, ऑब्वियसली एक बड़ी अमाउंट है तो आपको होता है 50-60 लाख, 50-60 लाख है, कुछ छोटी अमाउंट नहीं होती। तो उन्होंने मुझे 2-3 दफा इस चीज पे उन्होंने मुझे पुश किया था कि आप एटलीस्ट कंफर्म करो। तो उसमें फिर मैंने ये किया था, आपको पता है अगर यूनिवर्सिटी को आप करते हैं अप्लाई तो यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट 5 दिन हफ्ता लेती है रिप्लाई बैक करने में। तो उसमें फिर मैंने अपना दिमाग थोड़ा सा लड़ाया था, कोई नई चीज तो नहीं है लेकिन मुझे जो चीज समझ रही थी, मैंने उन यूनिवर्सिटी के फेसबुक अकाउंट जो होते हैं, पेजेस होते हैं, वहां पे जाके जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ था साथ उनसे मैंने डायरेक्ट उन्हें फेसबुक पे के थ्रू, और उन्हें सिर्फ मैंने और कुछ नहीं पूछा, बस मैंने ये पूछा कि अगर जैसे मुझे ऑफर लेटर आया तो ये ऑफर लेटर इसी तरह का है और इसी वेबसाइट इसी ईमेल अकाउंट से आया। तो उन्होंने कहा कि ठीक, हाँ मतलब हमें भी इसी ईमेल, तो वहां से वो कंफ्यूजन जो थी वो भी खत्म हो गई थी मेरी। अब यहाँ पे
स्टार्ट ऑफ मीटिंग में मैं भी कहता हूँ कि जब भी मैं कोई पेपर दूं या जब भी आप कोई पेपर किसी कंसल्टेंट से लो रिलेटेड टू एम्बेसी, रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी और अकाउंट्स, प्लीज पहले क्रॉस चेक करें सब्र तहम्मुल से। 2 4 5 दिन लगते हैं जैसे आपने कहा, लग जाए, मगर जब कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाए तो बैंक से जाकर उसको पे कर दो, कंसल्टेंट को तो देने ही नहीं है। एज अ ट्राई किया, खैर अल्हम्दुलिल्लाह सफर हो गया, एडमिशन हुआ, एम्बेसी प्रोसीजर आया, कैसा रहा? एम्बेसी प्रोसीजर बहुत स्मूथ था। उसमें बस जैसे मैंने एम्बेसी की अपॉइंटमेंट वगैरह मिली थी तो मेरा ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन, हफ्ते में विद इन 1 वीक मेरी अपॉइंटमेंट आ गई थी। और 11 जून की अपॉइंटमेंट थी मेरी, तो मैं सिर्फ इस्लामाबाद गया और मैंने जाके इंटरव्यू की तैयारी भी मैंने की थी, प्रॉपर अरसा ने मुझे तैयारी करवाई थी और टेस्ट की भी करवाई थी। लेकिन मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ, खाली 1 घंटे का जो आपका टेस्ट होता है रिटन, वो सिर्फ टेस्ट हुआ था। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि मैंने 11 जून को मेरा इंटरव्यू था, बाद में 2-3 दिन एंड देन ईद की छुट्टियां स्टार्ट हो गई और मेरा 27 को इंटरव्यू आ गया, 27 को मेरा डिसीजन आ चुका था। तो अगर आप सारा कंबाइन भी करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 10 दिन के अंदर मेरा जो डिसीजन है वो आ गया था। कैसी फीलिंग थी जब इनवेलप लेने? जब मैं लेने जा रहा था उस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन में था, बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आपके साथ क्या होगा। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड आपके वो चल रही होती हैं। तो जब मैं जेरीज ऑफिस गया, मैंने वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स रिसीव किए, मैंने वहीं पे खोले और सामने ही पासपोर्ट पे स्टिकर लगा हुआ था कि आपका वीज़ा लग गया। तो ऑब्वियसली बहुत खुशी हुई और फिर घर वालों को जाकर कैसा समराइज करेंगे इस सारे जर्नी को, क्या कहेंगे? इतना दुख, 1.5 साल का वो दुख और फिर ये 5-6 महीने का जर्नी और फिर नुकसानात, फिर आरसा टीम के साथ कनेक्टिविटी, कुछ समराइज करें, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं अगर इस सारे सिनेरियो को समराइज करूं तो मैं ये कहूंगा कि सीखने को बहुत कुछ मिला, ठीक है। इस टाइम पे बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको किस तरह चीज़ों को टैकल करना है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप टैकल किस तरह करते हैं। अगर कोई मुश्किल आई हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने चीज़ बहुत सीखी है, बहुत ज़्यादा आई है इनके पूरे जर्नी, बहुत ज़्यादा आई है। SOPs भी, फाइनेंशियल मैटर्स भी, उसके बाद आते हैं इंटरव्यूज भी। इवन एक आपने मुझे पॉइंट भी पता नहीं कौन सा, बाहर बैठ के हम डिस्कस कर रहे थे, आप पेपर एक लाए थे, मुझे अब याद नहीं है, आपने कहा यार जरा आसिफ भाई ये चेक करवाओ जरा मिस नबीला से कि ये क्या डिफरेंस आ रहा है, कोई पॉइंट था। हाँ, वो मुझे भी हमने फिर वो देखा तो आपको बताया। तो खैर कैसा रहा फिर समराइज? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं 100% रिकमेंड करूंगा कि आप अरसा के पास आएँ, और अगर आप आउट ऑफ सिटी से भी हैं तो आप आ सकते हैं और सर आसिफ से डायरेक्ट आप मीटिंग कर सकते हैं। बाकी जितनी भी इनकी टीम वगैरह है वो बहुत अच्छी है और 100% रिकमेंडेड। बोर्ड का होना कोई ज़रूरी है? नहीं, बोर्ड तो हमारे आप हैं जी, जैसे आपको उन्होंने भेजा। आई एम सो थैंकफुल टू। एक इम्पॉर्टेंट बात जो खिजर ने बिल्कुल नहीं बताई, मैं बताता हूँ। पहली मीटिंग खिजर के फादर जब फर्स्ट टाइम आए और मामू आए, खिजर बैठे थे, हमने बड़ी कम्प्रिहेंसिव मीटिंग किया, बहुत बड़े ही क्वेश्चंस। आपका बैकअप भी प्लान किया था मिडिल ईस्ट का जी। मैंने कहा था आपके बाबा को ये मैं सेकंड करूंगा, सेकंड वन, आप परेशान नहीं हो। और कंट्री यूनिवर्सिटी प्रोग्राम पे हमने बहुत टाइम लगाया। नहीं भाई जी, बहुत टाइम लगा। कोई फंड्स पे हमारी इतनी ज्यादा बातचीत नहीं हुई, नहीं। एंड वी आर थिंकिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बतानी थी, इनके बाबा इनके करियर को लेके वाकई ही एक खूबसूरत इंसान है और बड़ी मोहब्बत करते हैं कि, और उनका फोकस भी देखें, वो ये चाह रहे थे कि जब खिजर कभी भी वापस आए पाकिस्तान 5 साल 10 साल जब भी, तो पाकिस्तान में भी उसकी वैल्यू हो, स्कोप होना चाहिए, उसका स्कोप होना चाहिए। इट शो समथिंग ग्रेटनेस के बंदे की दूर जो वो क्या कहते हैं हम, बाहर जरा दूर से सोच दूर की थी। जज़ाकल्लाह। आपने सुना, इट्स अ रियल जर्नी। आई एम सो थैंकफुल टू फर्स्ट ऑफ ऑल खिजर, थैंक यू सर, एंड देन हिज फादर, इनके मामू, आरसा की टीम, और रिव्यूज आपने सुने। इट्स नॉट अ प्योरली मार्केटिंग, प्योर फीलिंग्स हैं। आपने देखा वो किस तरह एनर्जेटिक थे। सो आई एम सो थैंकफुल टू। आप भी नेक्स्ट हो सकते हैं, अप्रोच टू द आरसा टीम। जज़ाकल्लाह।